Everyone, welcome back to English Aura Institute. I'm your UGC Net mentor. Today's is the fourth lecture on literary theory that is very important for your exam. Today's theory name is post structuralism. ये एक ऐसी लिटरेरी थ्योरी है जो कि आपका रिएक्शन होता है अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म से ही आगे चल करके पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी आपकी एग्जिस्टेंस में आती है। स्ट्रक्चरलिज्म फेवर करता था कि टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट एंड हैव अ फिक्स्ड मीनिंग, बट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी कहती है कि कोई भी टेक्स्ट का एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द रीडर। जहाँ पर जो रीडर होगा उसकी अकॉर्डिंग, कल्चर की अकॉर्डिंग और कॉन्टेक्स्ट की अकॉर्डिंग वो आपका मीनिंग चेंज होता चला जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, द रोज़ इज़ रेड। अब यहाँ पर जो रोज़ एग्जाम्पल, एक रीडर इसको ऐसे समझ सकता है कि रोज़ जो एग्जाम्पल है वो लव एंड रोमांस का है, बट एक दूसरा रीडर जो कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखता है वो कह सकता है कि ये ब्लड और वायलेंस है। और अगर कोई रिलीजियस रीडर है तो वो इसको एक डिवाइन ब्यूटी की तरह दे सकता है इस रोज़ को। तो ये कहने का मतलब है कि कोई भी टेक्स्ट एक फिक्स मीनिंग नहीं रखता, उसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रीडर, अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में वो पढ़ा जा रहा है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लिटरेचर के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वर्क है, एक पोम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द रोड नॉट टेकन। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई टुक द वन लेस ट्रेवल। उसने वो पाथ चुना जो कि लेस ट्रेवल था, मतलब उस पर कम चला गया था। लेकिन कुछ इसमें जो क्रिटिक हैं वो कहेंगे कि वो इंडिविजुअलिटी को शो करता है, कुछ कहेंगे कि करेज को शो करता है, कुछ कहेंगे रिग्रेट को शो करता है। तो हर एक पर्सन की, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है किसी भी टेक्स्ट की। तो ये ही हमारा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी कहता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। यस, अब कॉन्सेप्ट को हम पॉइंटर्स में समझ लेते हैं। पॉइंट में समझना थोड़ा इजी होता है, इसलिए मैं आपके लिए हमेशा पॉइंट लेकर के आती हूँ और आपको इजी रहे। ये बहुत ही डिफिकल्ट थ्योरीज होती हैं, कोई इनको अगर बहुत शॉर्टकट में समझा दे, बहुत ही शॉर्ट में इजी वे में समझा दे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अब हम मूव करते हैं कॉन्सेप्ट पर। ये एक लिटरेरी और फिलोसफिकल थ्योरी है, इमर्ज हुई है, कहाँ पर आई है? फ्रांस में। कब आई है? 1960 एंड 70, जस्ट आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म आपकी 1950s में आई थी और उसके 10 साल बाद आपकी एग्जिस्टेंस में आ जाती है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। डेवलप्ड हुई है एज ए रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट ये रिएक्शन थी। अब कहती है, क्या आर्ग्यू करती है? कहती है कि मीनिंग जो है वो फिक्स नहीं है, कोई स्टेबल मीनिंग नहीं है। एक पर्टिकुलर टेक्स्ट का एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, उसके मल्टीपल मीनिंग है। ये हमारा कह रही है थ्योरी। बिलीव करती है लैंग्वेज इज अनस्टेबल। लैंग्वेज अनस्टेबल होती है और कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा एक वर्ड है कूल। कूल का मीनिंग होता है ठंडा, लेकिन ये प्रेजेंट सिनेरियो में हम कूल का मीनिंग देखते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव। हम किसी को कह दें, हम कह दें कि बहुत ही फैशनेबल पर्सन है, वो इंप्रेसिव है, तो ये कूल के मीनिंग हो जाते हैं। जबकि कूल का मीनिंग, पर्टिकुलर मीनिंग कुछ और है। लेकिन जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते होते इस आइडिया को कैसे एक्सेप्ट कर लिया गया कि ये बहुत ही फैशनेबल चीज़ है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, क्लेम दैट टेक्स्ट हैज़ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। एक टेक्स्ट की बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, कोई भी एक मीनिंग नहीं है उसका। रिजेक्ट करता है आइडिया यूनिवर्सल स्ट्रक्चर का, कि कोई यूनिवर्सल स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर नहीं है, और कहता है कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ भी नहीं है कि हम यही मीनिंग है, हम इसको ये सच मान ले, ऐसा कुछ नहीं है। एम्फेसाइज करता है, इस बात पर जोर देता है, रोल ऑफ रीडर। रीडर पर वो ज़्यादा जोर देता है इन क्रिएटिंग मीनिंग। उसका मीनिंग बनाने में रीडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अकॉर्डिंग टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन करता है बाइनरी अपोजिशन को। हमने स्ट्रक्चरलिज्म में देखा था कि वो फेवर करती थी बाइनरी अपोजिशन की। वो कहता था मेल और फीमेल होता है, स्पीच एंड राइटिंग होते हैं, और प्रेजेंट एब्सेंस है। उसने हर वर्ड का एक बाइनरी अपोजिशन दिया। और उस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में कहा गया स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी में कि इसमें से एक सुपीरियर है और दूसरा इन्फीरियर है। लेकिन जो जैक्यूज डेरिडा है, उन्होंने इसको अपोज किया। उन्होंने कहा कि दोनों ही वर्ड जो हैं वो इक्वल हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत ही इजी वर्ड्स में मैंने समझाने की कोशिश की है। अब देखते हैं, डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं और हमारे क्लैरिटी आएगी। स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी क्या कह रही है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी क्या कह रही है। इसमें कहा कि मीनिंग जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड है, एक बिल्कुल मीनिंग हमने स्ट्रक्चर में तैयार कर दिया, एक ही पर्टिकुलर मीनिंग है। ये कह रहा है कि मीनिंग अनस्टेबल है, मीनिंग एक फिक्स नहीं है, ये कह रहा है कि पोस्ट स्ट्रक्चर। लैंग्वेज इज ए सिस्टम, यहाँ कहा है लैंग्वेज इज इंटरमीडिएट। इसका मीनिंग यही है कि एक पर्टिकुलर फिक्स मीनिंग नहीं है कि ये चीज़ हमने कह दी, इस टेक्स्ट का यही मीनिंग हम निकालेंगे।
नेक्स्ट है स्ट्रक्चर को सेंटर में रखा है, इसमें स्ट्रक्चर को क्वेश्चन किया गया है। इसमें ऑथर की इंपॉर्टेंस है, जो राइटर है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बताई है। इसमें बताई गई है रीडर की और टेक्स्ट की, रीडर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें बाइनरी अपोजिशन को कहा गया है कि स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर बाइनरी अपोजिशन को डीकंस्ट्रक्ट किया गया है, इसको अपोज किया गया है, इसको रिजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है, अब हम आ जाते हैं मेजर थ्योरिस्ट पर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें जो थ्योरिस्ट हैं वो हैं जैक्यूज डेरिडा। इनका आप टाइम पीरियड याद रखिएगा। टाइम पीरियड ये याद रखने से ये इजी होता है क्योंकि अब क्रोनोलॉजी में बहुत ज़्यादा वर्क आने लगे हैं। आपको कई सारे वर्क दे देंगे, कहेंगे उनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में दो। कई बार एक ही आपके राइट थ्योरिस्ट से दे देंगे, कई बार अलग अलग थ्योरिस्ट से दे देंगे। अगर आपको मेन थ्योरिस्ट की टाइम पीरियड पता होगा तो आप फिर भी वर्क अरेंज कर पाएंगे। आपको हो सकता है सारे वर्क ना आते हों, 2-3 आते हों, लेकिन आप समझ पाएंगे उनको। चलिए इसको समझते हैं। जैक्यूज डेरिडा, इनका एक टर्म है ये डीकंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि एक फिक्स मीनिंग नहीं है, मीनिंग जो है वो आपका चेंज होता रहता है, मल्टीपल मीनिंग होते हैं, इसमें कंट्रडिक्शन होता है और ब्रेक करता है। ये मेनली इसका मीनिंग है ब्रेकिंग द फिक्स मीनिंग। नेक्स्ट इसमें इनका टर्म है डिफरेंस। डिफरेंस 2 वर्ड से मिलकर बना है, डिफरेंस एंड डेफरल। डिफरेंस एंड डेफरल। डिफरेंस का मीनिंग ये है, आप एक वर्ड से समझिए। हमने किसी कहा कैट, कैट का मीनिंग जब ही निकल पाएगा जब वो डिफरेंट है डॉग से, जब वो डिफरेंट है फॉक्स से, जब वो डिफरेंट है लॉयन से। अगर हम इन सब को भी कैट कह देंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं आएगा। इसलिए कैट को डिफरेंट रखा गया, तभी वो अपना पर्टिकुलर मीनिंग निकाल पाएगा। नेक्स्ट है इसमें डेफरल। अब डेफरल का मीनिंग क्या है? डेफरल का मीनिंग ये है कि हम किसी वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग फाइंड नहीं कर सकते, वो हमेशा चेंज होता है, एक अनदर वर्ड पे वो चला जाता है मीनिंग। जैसे हमने ये कहा कि व्हाट इज़ फ्रीडम, उसका आंसर आया फ्रीडम मीन्स इंडिपेंडेंस। अब ये शिफ्ट हो गया फ्रीडम से इंडिपेंडेंस पे। अब क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस, तो कहा इंडिपेंडेंस सेल्फ कंट्रोल है। नेक्स्ट उन्हें कहा अच्छा सेल्फ कंट्रोल क्या है? सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन है। तो हमने यहाँ पर देखा कि फ्रीडम से फिर इंडिपेंडेंस पर मीनिंग शिफ्ट हुआ, वो आपका फिर सेल्फ कंट्रोल पर आया, ऐसे करके मीनिंग जो है वो शिफ्ट होता चला गया। तो यही डिफरेंस कॉन्सेप्ट का मीनिंग आता है। नेक्स्ट हम समझेंगे, ये है मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। ये जितने भी आपके टर्म हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये आते रहेंगे। ये वो टर्म हैं जो हमेशा रिपीट होंगे। मेटाफिजिकल ऑफ प्रेजेंस ये कहता है कि जो मीनिंग है वो फुल्ली प्रेजेंटेड है उसमें और डायरेक्टली समझा जा सकता है। लोगोसेंट्रिज्म को जैक्यूज डेरिडा क्रिटिसाइज करते हैं इसको। वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेंटर नहीं है, किसी भी मीनिंग का मल्टीपल मीनिंग है, उसके कोई पर्टिकुलर सेंटर नहीं है, एक सेंटर नहीं है। जैक्यूज डेरिडा के 2 इंपॉर्टेंट वर्क आ जाते हैं, ऑफ ग्रामेटोलॉजी एंड राइटिंग एंड डिफरेंस। इनके और कुछ वर्क भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 ही वर्क लाई हूँ। जब मैं जैक्यूज डेरिडा पे एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी तो उसमें सारे ही वर्क होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें टर्म जो आए हुए हैं वो मैंने सारे इंक्लूड कर दिए हैं। नेक्स्ट रोलैंड बार्ट्स, ये एक ऐसे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म में भी वर्क लिखे हैं और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी में भी वर्क लिखे हैं, तो दोनों में ही इंपॉर्टेंट आते हैं। धीरे धीरे इनका जो झुकाव होता है स्ट्रक्चरलिज्म से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ ज़्यादा हो जाता है। इनका इंपॉर्टेंट वर्क है डेथ ऑफ द ऑथर, ईयर ज़रूर याद करके चलिएगा, SNG एंड माइथोलॉजी। इनके वर्क की ना क्रोनोलॉजी भी पूछी गई है और ये रिसेंट ईयर में पिछले 2-3 साल के अंदर ही पूछी गई है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। डेथ ऑफ द ऑथर इनका एक टर्म है। वो कहते हैं रोनाल्ड बार्ट्स कहते हैं कि जो मीनिंग है एक टेक्स्ट का वो ऑथर के अकॉर्डिंग नहीं निकलता, वो रीडर के अकॉर्डिंग निकलता है। रीडर जिस माइंडसेट से उसको पढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग मीनिंग निकालेगा। ऑथर एक डेड की तरह रोल प्ले करता है और रीडर ही उसके अकॉर्डिंग उस टेक्स्ट को मीनिंग निकाल पाएगा। नेक्स्ट इनका टर्म है रीडरली टेक्स्ट, लिसिबल भी याद रखिएगा। रीडरली टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट जो कि एक सिंपल सी कहानी कहता है या कोई भी बात कहता है, वो इतनी इजी है कि उसको पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी, दैट इज़ रीडरली टेक्स्ट। और राइटरली टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट, इसका ये भी याद करिएगा, स्क्रिप्टेबल, मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसा टेक्स्ट जिसका मीनिंग हर रीडर के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है, कोई भी उसको किसी तरह से इंटरप्रेट कर सकता है। जैसे हम वेस्टलैंड का एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसी पोम है जिसको जितनी बार भी पढ़ा जाए वो एक डिफरेंट मीनिंग देता है और हर रीडर के अकॉर्डिंग वो उसका हम मीनिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। थर्ड जो थ्योरिस्ट हैं फ्रेंच फिलोसोफर हैं, ये हिस्टोरियन हैं, फ्रेंच फिलोसोफर हैं। इनका टाइम पीरियड भी आप याद रखिएगा, माइकल फूको। इनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है क्योंकि फ्रेंच राइटर हैं और इन्होंने बात की है स्टडी की,
इन्होंने स्टडी किया है पावर को, नॉलेज को, लैंग्वेज को और इंस्टीट्यूशन को। कई बार ये पूछा जाता है इन्होंने किस चीज़ की स्टडी, इंस्टीट्यूशन, जैसे इन्होंने प्रिजन को स्टडी किया है, स्कूल्स को स्टडी किया है, और इसी पर बेस्ड इनके सारे ये की कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट है इनका की टर्म है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम है लैंग्वेज और आइडिया का जो कि शेप करता है कि कैसे सोचना है और कैसे बिहेव करना है। अब का इसका मीनिंग समझते हैं। जैसे कि स्कूल है, स्कूल में आपको एक पर्टिकुलर बिहेवियर रखना होता है, तो ये एक मैनेज करता है कि आपको कैसे स्कूल के अंदर बिहेव करना है। तो यही आपका लैंग्वेज में अप्लाई होता है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको कैसे बिहेव करना है। नेक्स्ट है आपका टर्म, ये अभी रिसेंट ईयर में आया है, आई थिंक ये 2024 में आया हुआ है, पैनोप्टिसिज्म। पैनोप्टिसिज्म इन पब्लिश हुआ है आपके इंपॉर्टेंट वर्क डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट में। पनिशमेंट MENT पूरा लिखिएगा इसका नाम। 1975 में ये वर्क आया है और ये बेस्ड है जेरेमी बेंथाम्स पैनोप्टिसिज्म प्रिजन डिज़ाइन। ये आपका अभी 2025 में इससे क्वेश्चन बना है, तो मैं नाम लिख देती हूँ, जेरेमी बेंथाम्स। जेरेमी बेंथाम्स पैनोप्टिसिज्म, उससे इन्होंने ये आपका टर्म लिया है और इसका मीनिंग ये होता है कि एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि सर्विलांस रखता है, एक कंट्रोल करता है, वो देख भी नहीं रहा है उस चीज़ को लेकिन वो कंट्रोल करता है बिहेवियर को लोगों के। जैसे कि सोसाइटी कंट्रोल करती है कि आप किस तरह से बिहेव करेंगे, आप बिल्कुल ही एब्जॉर्ड बिहेव नहीं करते सकते अगर सोसाइटी में है। या एक एग्जांपल दिया है माइकल फूको ने, प्रिजन का एग्जांपल दिया है कि प्रिजन में जो प्रिजनर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर बिहेव करते हैं, उनको पता है कि हमारे ऊपर सर्विलांस है, हमें कोई ऊपर से देख रहा है, चाहे उस वक्त देख भी रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन वो उनकी जो डिसिप्लिन है उसको वो रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है इनका इंपॉर्टेंट टर्म, ये जितने टर्म है सब आए हुए हैं आपके और आएंगे ये आगे, अभी मैंने आपको बताया ये अभी 2025 में आया है। नेक्स्ट है बायोपॉलिटिक्स। बायोपॉलिटिक्स का मतलब ये हो गया कि कोई भी एक ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि मैनेज करता है लोगों की लाइफ को। जैसे हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो चलाती है वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वो लोगों को वैक्सीनेट करती है, या पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाती है, तो वो सब बायोपॉलिटिक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हिट्रोटोपिया। हिट्रोटोपिया का मीनिंग आप लिख लीजिए, इसका मीनिंग होता है अदर स्पेस। कैसा स्पेस? जो पर्टिकुलर उसी ही सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है। माइकल फूको ने एग्जाम्पल लिया है प्रिजन का। प्रिजन एक सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करता है पर एक ऐसा स्पेस है जो कि सोसाइटी से अलग कर दिया गया है उसी के अंदर, लेकिन एक सेपरेट प्लेस है जहाँ पर प्रिजनर्स को रखा जाता है, उन क्रिमिनल्स को रखा जाता है और उनको रेगुलेट किया जाता है, उनको डिसिप्लिन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बायो पावर। ये भी इसी के बारे में बात करता है, वो एक पावर को एक्सरसाइज करता है और रेगुलेट करता है लोगों की लाइफ को। बायो पावर मतलब रेगुलेट करता है लोगों की लाइफ को। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पॉल डी मैन। एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक स्कूल है येल स्कूल, इससे पिछले 2 सालों में क्वेश्चन आए हैं। ये ग्रुप है 4 से 5 राइटर्स का जो कि येल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो उनकी कैटेगरी में 4 लोगों को रख दिया गया है, 4 से 5 को। इसमें है पॉल डी मैन, ठीक है, और है JH मिलर, और नेक्स्ट हैं आपके हैरोल्ड ब्लूम। एक और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जेफरी हार्टमैन। और ये क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं जैक्यूज डेरिडा की डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को। तो ये आपके पूछे गए हैं ना, तो उसमें से इन 3 के नाम रख दिए गए, चौथा हटा दिया गया, पूछा गया कौन सा इसमें नहीं है या कौन सा है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बने हैं पिछले 2 सालों में, तो आपको ये याद रखना है। इसकी सेपरेट मैं यूट्यूब शॉर्ट आएगा आपके लिए, आजकल में ही आ जाएगा, तो उसमें आप इसको कम्प्लीटली पढ़ लीजिएगा। अब पॉल डी मैन येल स्कूल से बिलोंग करते हैं और इनकी जो कॉन्सेप्ट है ब्लाइंड एंड इंसाइट, इनके वर्क में आया है जिसका नाम भी ब्लाइंड एंड इंसाइट है। इसका ईयर याद रखिएगा। ये क्या कहता है कि एक राइटर जो है, जो एक रीडर है, वो टेक्स्ट की एक साइड को देखता है अपने इंसाइट से, अपने विज़न से, और दूसरी साइड को वो इग्नोर कर देता है, उसके लिए ब्लाइंड हो जाता है। जैसे कि हमने अगर एक क्रिटिक है, वो हैमलेट को कहा उसने ब्रेव और इंटेलिजेंट, साथ ही साथ वो ये इग्नोर कर देता है कि वो इनडिसिसिवनेस है उसके अंदर, वो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाता। आयरनी है यहाँ पर, सेल्फ कंट्रोल है। तो एक पर्टिकुलर को लेकर के तो वो देख पा रहा है उसको टेक्स्ट में, लेकिन एक चीज़ को वो इग्नोर कर दे रहा है, उसको ये ब्लाइंडनेस शो करता है। नेक्स्ट
आपके लास्ट थ्योरिस्ट हैं J.H. मिलर। इन्होंने दिया है एंडलेस इंटरप्रिटेशन। ये कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट का एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। यही सारे थ्योरिस्ट बात कर रहे हैं, पर जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं उनसे रिलेटेड कौन सा कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा एंडलेस इंटरप्रिटेशन मतलब एक ऐसा लिटरेरी टेक्स्ट जिसका कोई एक पर्टिकुलर फिक्स मीनिंग नहीं है और कोई डेफिनेट एंडिंग नहीं है। नो डेफिनेट एंड, कोई भी पर्टिकुलर एक ही डेफिनेट एंड नहीं है, ये J.H. मिलर कह रहे हैं। इनका इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है? लिंग्विस्टिक मूवमेंट और फिक्शन एंड रिपीटेशन। तो ये हमारे थ्योरिस्ट हो जाते हैं कि कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कीजिएगा। अब 2 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जो रिसेंट ईयर में आए हैं, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी। पहला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज़ अनथिंकेबल विदाउट स्ट्रक्चरलिज्म। ये कह रहा है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को हम सोच भी नहीं सकते बिना स्ट्रक्चरलिज्म के। तो ये बिल्कुल सही बात है। स्ट्रक्चरलिज्म था तभी तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म उससे आया है आपका, ऐसे तो नहीं आ गया है ना। तो ये हमारा ए सही हो जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कंटिन्यू स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रांगली ह्यूमनाइज्ड humanist perspective and closely follows structuralism in its belief that language is not the key to our understanding। closely follow करता है, ये यहाँ पर आकर के ये पॉइंट गलत हो जाता है। तो हम देखेंगे कि इसमें हमारा assertion तो ठीक है, assertion तो ठीक है, लेकिन हमारा जो रीज़न है वो इनकरेक्ट है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ये है इस थ्योरी में हमने इसको येल क्रिटिक इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि येल क्रिटिक इसी के अंडर आते हैं। मैंने कहा था ना ये पूछा गया, ये आपका 2024 का क्वेश्चन है। ये इन्होंने पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें अभी हमने पढ़ा जॉफ्रे हार्टमैन है, पॉल डी मैन है और J.H. मिलर हैं। इसमें रोनाल्ड बार्थ नहीं बिलोंग करते। इसमें एक और हैं हरोल्ड ब्लूम, जो ये सब के सब डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को फॉलो करते हैं। और इसमें मेन जो है वो जैक्यूज हैं, डेरिडा, उन्हीं की डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है, तो उसी को ये फॉलो करते हैं। दैट्स इट। I hope you like this video. If you like it, please subscribe my channel. My channel is on a very initial stage. Please subscribe and share, like. If you have any query, mention it in the comment box. Thank you so much.